हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 4 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महिला तैराक हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? हाँ, तो इसका ऑप्शन है सुमिता वर्मा, मानव पटेल, संजना महस, सुषमा जैन। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सी महिला तैराक हाल ही में इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन सुमिता वर्मा, मानव पटेल, संजना महस, सुषमा जैन। तो दोस्तों, इसका आंसर बी, मानव पटेल। हाँ जी, माना पटेल। भारतीय महिला तैराक माना पटेल ने हाल ही में इतिहास रच दिया और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। हाँ जी, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया। आज तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया। माना पटेल ये पहली महिला होगी जो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है जिन्होंने। माना पटेल अब भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में, ओलंपिक होने वाला है टोक्यो में, पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी। माना टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेगी। किसमें? 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेगी। वह इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय तैराक है। हाँ जी, खेलों के जो क्वालिफाई करने वाले वो भारत की तीसरी तैराक है। श्री हरि नटराज और सांजन प्रकाश ने हाल ही में ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइमिंग में ए स्तर हासिल करके क्वालिफाई किया था। किस किस ने? श्री हरि नटराज और सांजन प्रकाश ने हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया है। उनके बाद तीसरे नंबर पे माना पटेल जी है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ओलंपिक कहाँ होने वाला है? टोक्यो में होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस उड़िया कवि को, हाँ जी, उड़िया कवि को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, मुन्नवर राणा, आनंद मिश्रा या नागार्जुन। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। हाँ जी, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया है। क्या मिला है इनको? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक रजत पदक दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस 1992 में स्थापित राष्ट्रीय कवि कोवेम्पु ट्रस्ट ने, 1992 में स्थापित हुआ था राष्ट्रीय कवि कोवेम्पु ट्रस्ट ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए, किसको? साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 में कुवेम्पु नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक किसे 2013 में कुवेम्पु नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की। कब स्टार्ट हुआ है कुवेम्पु पुरस्कार? 2013 में। किसने इसकी स्टार्टिंग की? राष्ट्रीय कवि कुवेम्पु ट्रस्ट ने। चलिए देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में राइट टू रिपेयर, हाँ जी, राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, ब्रिटेन। हाँ जी, ब्रिटेन ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया गया है। अब ये है क्या राइट टू रिपेयर कानून, उसके बारे में देख लेते हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया। क्या है? राइट टू रिपेयर, जिसके तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माता, जो बिजली के उपकरण बनाते हैं वो निर्माता कानूनी रूप से उपभोक्ता को सामान के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध करवाएंगे। जो भी कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट के वो स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध करवाएंगे। इस कानून का लाने का उद्देश्य है कि बिजली उत्पादकों के इस्तेमाल में 10 साल का इजाफा होगा। जो भी हम बिजली के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनमें जो 10 साल का इजाफा होगा। पहले 2 साल चलते थे, फिर वो 10-12 साल, जो 5 साल चलते थे वो 15 साल चलेंगे। हाँ, तो उनको क्या करना है, बिजली उपकरण जो बनाती है कंपनी, उनको क्या करना है, जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसके स्पेयर पार्ट भी उनको बनाने होंगे। ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ब्रिटेन की जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ट्रेंडिंग है और जो उनकी कैपिटल यानी कि उनकी राजधानी है लंदन। हाँ जी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। उनका डायलिंग कोड जो है +44 है। उनकी पॉपुलेशन है जो ब्रिटेन की 6.66 करोड़ 2019 में यूरोस्टेट के नाम से उन्होंने इनको बताया था। 6.66 करोड़ थी 2019 में। जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के बोरिस जॉनसन है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन।
जो वहाँ की करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग, क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। वहाँ के क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ट्रेंडिंग, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। डायलिंग कोड +44, और वहाँ की ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, क्या, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है। हाँ जी, कैबिनेट ने 16 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने की योजना बनाई है। तो उस योजना का हमें को नाम बताना है। ऑप्शन है नेट परियोजना, देश नेट परियोजना, भारत नेट परियोजना, या रेली परियोजना। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, भारत नेट परियोजना। हाँ जी, कैबिनेट ने जो 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने की परियोजना बनाई है उसका नाम है भारत नेट परियोजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक या निजी भागीदारी या गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों के मिलाकर भारत मध्य में भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की। भारत नेट का अब इन 16 राज्यों में ग्राम पंचायत और जीपी ग्राम पंचायत से अलग सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा, सभी आबादी वाले गांवों तक विस्तार किया जाएगा। संशोधित रणनीति में रियायत के साथ भारत नेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन और इसका रखरखाव और उपयोग भी शामिल है। इस रणनीति में उनका भारत नेट का निर्माण जो बनेगा उसका उन्नयन आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, संचालन कैसे उसे चलाया जाएगा, और उसका रखरखाव और उपयोग सब कुछ इसके अंदर शामिल है। इसका चयन प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा किया गया। इस पीपीपी मॉडल के लिए अनुमानित अधिकतम व्ययहर्ता अंतरकोश के लिए 19,041 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। कितने रुपए स्वीकृत किए गए, 19,041 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है। इसके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह। हाँ जी, परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की जो स्टार्टिंग की है वो की है बी, प्रकाश जावड़ेकर जी ने। हाँ जी, प्रकाश जावड़ेकर जी ने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है। उन्हें महोत्सव के दौरान कहा कि भारत पेरिस समझौते के तहत, किसका, भारत पेरिस समझौते के तहत अपने वन संपदा बढ़ाने के लक्ष्य को 2030 तक पूरा करेगा। जो अपनी वन संपदा है, पेड़ों का जो बढ़ाने का लक्ष्य है उनका, उसको वो 2030 तक पूरा करेगा। वर्ष 2030 तक पेरिस समझौते के अनुसार 2.5 बिलियन टन कार्बन को पेड़ पौधों और जमीन को तैयार करके, क्या है, 2.5 बिलियन टन कार्बन को पेड़ पौधों और जमीन को तैयार करके स्वच्छ करने की अपने लक्ष्य पूरा कर लेगा। उन्होंने क्या लक्ष्य बनाया हुआ है, 2.5 बिलियन जो टन कार्बन है पेड़ पौधों और जमीन को तैयार करके, उनसे क्या, पेड़ पौधों और जमीन को तैयार करके स्वच्छ करके साफ करके अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। कब तक, 2030 तक। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। हाँ जी, किसका, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन है इसके राहुल सचदेवा, मोहन कुमार, सतीश अग्निहोत्री या कमलेश लुआ। ऑप्शन है इसका सतीश अग्निहोत्री। हाँ जी, सतीश अग्निहोत्री जी को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। सतीश अग्निहोत्री को 3 साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। उनको कितने साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, 3 साल के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्निहोत्री वर्ष 1982 बैच के IRSE और वे 2018 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए। किसका, रेल विकास लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। कब हुए थे, 2018 में। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन, किसके बीच में चलती है, अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कत चल रही है। दिक्कतों की वजह से क्या हो रहा है, वो डिले होता जा रहा है, बहुत सालों से वो डिले होता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की लाइन जमीन के अंदर बिछाई जानी। इसके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या है, 21 किलोमीटर की जो लाइन है, रेलवे लाइन, उसको जमीन के अंदर बिछाई जानी, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है। जो मुंबई के पास 7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। कहाँ पर, उसके समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020,
साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी कि साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन 10वें स्थान पर, 12वें स्थान पर, 15वें स्थान पर या 16वें स्थान पर? तो दोस्तों इसका आंसर है 10वें स्थान पर। हाँ जी, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। कितने स्थानों की बढ़त मिली है? 37 स्थानों की बढ़त मिली है। उसके बाद भारत 10वें स्थान पर आ गया। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, उसके बाद यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम सेकंड नंबर पर है और सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है। भारत ने एक वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए अधिकतम 100 अंकों में से कुल 97.5 अंक प्राप्त किए थे। कितने? 100 अंकों में से उन्होंने 97.5 अंक भारत ने प्राप्त किए और अब भारत इसमें 10वें स्थान पर आ गया है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां स्थान, 21वां स्थान, 19वां स्थान या 20वां स्थान? तो दोस्तों इसका आंसर है 20वां स्थान। हाँ जी, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में शीर्ष 100 देशों में से भारत 20वें स्थान पर है। 100 देशों में से भारत कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। देश 2019 में 17वें स्थान पर था। 2019 में कौन से स्थान पर था? वो 17वें स्थान पर था, जिसके बाद 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में वो 23वें स्थान पर हो गया। फिर वो 2020 में 23वें स्थान पर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपने स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को और मजबूत करने के लिए, जो अपना स्टार्टअप परिस्थितिक तंत्र उसको और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है। किसको? अपने जो बुनियादी ढांचे उसको और जो इंटरनेट की स्पीड है इंडिया में उसको और बढ़ाने की जरूरत है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए किसके भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आज वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल अग्निहोत्री, विवेक राम चौधरी, राकेश सचदेवा, अनिल कुमार सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर बी विवेक राम चौधरी। हाँ जी, विवेक राम चौधरी जी को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने 1 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया। कब किया? 1 जुलाई 2021 को। उन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह ली। किसकी? इनसे पहले कौन थे? एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा थे। इससे पहले उन्होंने वायुसेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया था। वायुसेना के मुख्यालय पर क्या दिया था? गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया था। अभी तक एयर मार्शल चौधरी वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान यानी कि WUC के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले कैसे? WUC के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे विवेक राम चौधरी जब तक। इसके अब इनको वाइस चीफ बना दिया गया वायुसेना का। इस कमान के पास संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। इनके जो लद्दाख क्षेत्र था वहाँ पे वायु सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और भारत के उत्तर क्षेत्र की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है पाकिस्तान के किस शहर में हाल ही में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? हाँ जी, अब सबको पता होगी दिन गर्मी ज़्यादा ही है कुछ 1-2 हफ्ते से। तो पाकिस्तान के एक शहर में विश्व का सबसे ज़्यादा अधिक तापमान दर्ज किया गया था। ऑप्शन है इस्लामाबाद, जैकोबाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर भी जैकोबाबाद। हाँ जी, पाकिस्तान के जैकोबाबाद में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। ये जो तापमान था वो 52 डिग्री सेल्सियस था। यह शहर कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर? कर्क रेखा है जो हमारी, वहाँ पर ये स्थित है। ग्रीष्म काल के दौरान इस शहर के सूर्य इस शहर के बहुत करीब होता है। कर्क रेखा के पास सूर्य होता है, सबको पता होगी। तो इसलिए इस शहर के पास सूर्य बिल्कुल इनके पास है। भीषण गर्मी की लहरों ने 2 लाख लोगों की आबादी वाले इस शहर, हाँ इस शहर की आबादी लगभग 2 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, शहर को अपने घरों के भीतर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। तो लोगों को अपने घरों के भीतर रहने के लिए मजबूर कर दिया है गर्मी ने। 52 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान सबसे पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।